अनुपमा रसोई में काम कर रही थी, तभी एक कर्कश आवाज़ उसके कानों में सुनाई पड़ी। अरे ओ महारानी, अनुपमा कहाँ मर गई? जरूर बिल्ली की तरह रसोई में छुपकर दूध की मलाई निकाल कर खा रही होगी। ये करमजली न जाने कैसे भिखारी घर से आई है। जब देखो खाने पीने की चीज़ों पर ही इसकी नज़र टिकी हुई रहती है। खा ले, मेरे राज में जितना खाना है खा ले। कल को जब तेरी बहू तुझे एक कप चाय के लिए तरसाएगी, तब तुझे मेरी याद आएगी। इस आंगन को लीपने के लिए कब से कहा था, इतना भी तुझसे नहीं हो पाया कि आंगन को लीप दे। अरे कहाँ मर गई अनुपमा? अरे ओ अनुपमा, तेरे कान खराब हो गए हैं क्या? तुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा? इतनी देर से मैं चिल्ला रही हूँ, चिल्लाते चिल्लाते मेरा तो मुंह दर्द होने लगा है, लेकिन तू है कि सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अनुपमा की सास मनोरमा देवी कहती हैं। बेचारी अनुपमा रसोई से भागकर बाहर आई और बोली, हाँ अम्मा जी, कुछ कह रही थी क्या? मनोरमा देवी बोली, अम्मा की बच्ची, मुझे क्या अपनी माँ समझ रखा है? भूल मत, मैं तेरी सास हूँ। और कहाँ छुपी बैठी थी इतनी देर से? ये बता पहले, आज मेरी चाय में दूध कम क्यों है? क्या दूध तेरा चाचा ला कर देता है जो मेरी चाय में दूध कम कर देती है? जब भी दूध वाला आता है दूध तू ही लेती है। इसका मतलब तो यही हुआ कि दूध तू खुद पी लेती है और उसमें पानी मिला देती है। इस घर में बस तेरा खसम ही कमा कर पैसे नहीं देता है, मेरे और भी बेटे कमा कर लाते हैं। और फिर अभी मेरा मर्द खेत पर काम करता है तो सबसे पहले दूध दही पर हक मेरा है, समझी कि नहीं? अनुपमा बोली, नहीं अम्मा जी, मैं कभी दूध में पानी नहीं मिलाती हूँ। हाँ, दूध लेती ज़रूर हूँ, लेकिन दूध को उबालने का काम तो जेठानी जी करती हैं, इसीलिए ये बात आप उनसे ही कह दीजिएगा। इतना कहते हुए अनुपमा रोने लगी तो मनोरमा जी कुछ और कहती, उससे पहले अनुपमा फिर से बोली, अम्मा जी, आप हर समय मुझे ही क्यों सुनाती रहती हैं? घर में अगर कुछ भी गलत या सही होता है तो सारा दोष मुझ पर ही आ जाता है, और आप भी मुझे हमेशा सुनाती रहती हैं। आप जेठानी जी से तो कभी कुछ नहीं कह पाती, लेकिन हर बात पर मुझे ताना मारती रहती हैं। गलत काम जेठानी जी करती हैं और आप सुनाती मुझे हैं। मायके में माँ बाप के नाम पर चाचा चाची थे, उन्होंने भी मुझे कभी प्यार नहीं दिया। उन लोगों ने भी हमेशा मुझे परेशान किया था। जब मुझे पता चला था कि मेरी शादी तय हो गई है तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने सोचा था ससुराल में मुझे अपनापन मिलेगा, सास ससुर के रूप में माता पिता का प्यार मिलेगा और जेठानी के रूप में बड़ी बहन का प्यार मिलेगा। पर यहाँ भी मुझे सबके ताने ही सुनने को मिलते हैं। क्या मेरी किस्मत में अपनों का प्यार नहीं लिखा? मनोरमा जी गुस्से में बोली, अरे जो लड़की अपने माँ बाप को जन्मते ही खा गई, उसे क्या ही प्यार मिलेगा? देख लेना, तू जैसी है तेरी बहू भी तुझे दिन रात लात जूते ही देगी। अब जा जाकर घर का काम कर, बड़ी आई अपनों का प्यार मांगने वाली। अम्मा जी, अरे ओ अम्मा जी, ठीक से बर्तन पकड़ो ना, दूध गिर जाएगा तो मुझे ही कहोगी कि मैं दूध कम दे रहा हूँ, और वो आपकी बहू वो चार बातें और सुना कर जाएगी। तो अम्मा जी बर्तन ठीक से पकड़ो। अचानक से दूध वाले की आवाज़ ने अनुपमा जी को उनकी पुरानी यादों से बाहर किया और वो दूध वाले से बोली, भैया एक पाव दूध अलग से दे दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। दूध वाला बोला, क्या आपकी बहू ने कहा है? अगर वो कहेंगी तभी ज़्यादा दूध दूंगा, वरना इस एक पाव दूध का पैसा कौन देगा? अनुपमा जी बोली, इतना तो कमाते हो बेटा, अपनी माँ समझकर अगर एक पाव दूध दे दोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? आशीर्वाद दूंगी, फलोगे फूलोगे। तभी दूध वाले की मेहरारू आकर बोली, अरे ओ अम्मा जी, एक पाव दूध क्या मुफ्त में आता है? अरे तुम्हारी बहू तुम्हें दूध चाय नहीं देती तो क्या हमने तुम्हारा ठेका लेकर रखा है? जब देखो गौशाला में आती हैं और भिखारी की तरह दूध मांगने लगती हैं। वैसे तो इसके बेटे बहू बड़े राजा महाराजा बने फिरते हैं। अभी तुम्हारी शिकायत तुम्हारी बहू से करूँ जाकर क्या? अनुपमा जी बोली, नहीं बेटी, ऐसी गलती मत करना। मैं तो सोची थी
एक दुखियारी माँ का दुख तुम लोग समझोगी। अगर जो मेरे पास पैसे होते तो क्या मैं दे नहीं देती। खैर कोई बात नहीं, जब अपनी ही औलाद खोटी निकले तो दूसरों से क्या ही कहें। मेरी किस्मत खराब है, ईश्वर ने काली स्याही से मेरी किस्मत लिखी है। तभी तो बचपन में माँ बाप चले गए, चाचा चाची के जुल्म सहती रही। फिर ससुराल में सास से कोई प्यार नहीं मिला, वहाँ भी दूध दही के लिए सुनती रही। और अब बुढ़ापे में भी दूध दही के लिए ही सुनना पड़ता है। अनुपमा जी मन ही मन में सोच रही थी कि हे भगवान, अभी मेरी किस्मत में और कितना दुख मुझे झेलना है। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। इतना कहकर अनुपमा जी दूध का बर्तन लेकर गौशाला से घर की तरफ चली गई। घर जाकर रसोई में दूध उबाली और अपनी पीठ सीधी करने लगी। इतने में उनकी बहू राधिका आई और उन पर चिल्लाने लगी, माँ जी ओ माँ जी कहाँ मर गई थी? सही कहती थी दादी सास, मुझे सास नहीं बिल्ली मिली है। अरे आज ये दूध कम क्यों लग रहा है? आपको कितनी बार समझाया है कि दूध मेरे सामने उबाला कीजिए, पर आप मेरी एक नहीं सुनती हैं। इतने दिन में तो आपको मेरे साथ रहने का तरीका आ जाना चाहिए था। अब आप पापा जी को ही देख लीजिए, कितनी जल्दी से वो सब कुछ सीख गए। कुछ तो उनसे सीखिए, कैसे चुपचाप वो घर में रहते हैं और तो और घर के काम में अपने बेटे बहू का हाथ भी बटाते हैं और जितना कहा जाए उतना ही सुनते हैं, ना ही कुछ ज़्यादा बोलते हैं और ना ही कुछ ज़्यादा सुनते हैं। पर आप हैं कि हर समय कुछ न कुछ चालाकी और दखल अंदाजी करती ही रहती हैं। मैं कह देती हूँ, मुझे आपकी ये सब आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आइंदा से मुझे याद ना दिलाना पड़े। जब आपको दूध लेना हो तो मुझे कहिए, मैं निकाल कर दूंगी। या फिर आप ऐसा कीजिए, पापा जी से कहिए आप लोगों के लिए अलग से आधा लीटर दूध लाएं, मैं उबाल कर रख दूंगी। पर मेरे बच्चों के लिए जो दूध रहेगा उसे हाथ मत लगाइएगा। राधिका अपनी सास अनुपमा जी से कहती है। अनुपमा जी की आंखें भर आई, वो बोली, बहू मैं कब से चाय के लिए कह रही हूँ, पर तुम मुझे एक कप चाय दे ही नहीं रही थी, तो बस वही बनाने के लिए मैं दूध निकाल रही थी। फिर तुम मुझे इतना क्यों सुना रही हो? क्या ये मेरा घर नहीं है? राधिका गुस्से में बोली, माँ जी, जब आपको रसोई में आने के लिए मना किया है तो फिर क्यों चली आती हैं आप यहाँ पर अपनी बेइज्जती करवाने? और हाँ, बेकार में फिल्मी सास बनने की कोशिश मत कीजिए। सुबह सुबह आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। इतना कहते हुए राधिका दूध का पतीला लेकर फ्रिज में रख दी और वहाँ से चली गई। अनुपमा जी खड़ी खड़ी बस बहू का मुंह ताकती रह गई। अनुपमा जी आंख में आंसू लेकर अपने कमरे में आ गई और चुपके चुपके सुबक रही थी और कह रही थी, हे भगवान, क्या सच में तुमने काली स्याही से मेरी किस्मत लिखी थी? पहले मेरी सास मुझे दूध की चोरनी कहती थी, अब बहू भी यही कहती है। बस अब और नहीं, अब मुझसे सहन नहीं होता। आखिर मेरी गलती तब क्या थी और आज भी मेरी गलती क्या थी? बस इतना बता दे। तभी कमरे में अनुपमा जी के पति श्याम प्रसाद जी आए और बोले, कितनी बार तुम्हें समझाया पर तुम मेरी एक बात भी नहीं सुनती हो। जब बेटे बहू के साथ रहना है तो कुछ न कुछ बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा और कुछ सामंजस्य बिठाकर रहना ही पड़ेगा। ये सब थोड़ा बहुत तो हर घर में चलता है। इसीलिए मैं कहता था कि हम अपने ही घर में ठीक थे, पर तुम ही चाहती थी कि हम बेटे बहू के साथ रहें। अनुपमा जी एकदम से फट पड़ी और रोते हुए बोली, हाँ हाँ, आप तो हमेशा की तरह मेरा ही गला पकड़ेंगे। पहले अपनी माँ के साथ सामंजस्य बिठाने को कहते थे और अब बहू के साथ। आप तो बस मुझे ही हर बार की तरह जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। क्यों जी, आपको मैं तो हमेशा से ही गलत लगती हूँ ना? आपने देखा नहीं किस तरह सुबह चाय के लिए दूध निकालने पर बहू ने मुझे कितना अपमानित किया। यहाँ तक कि मेरा बेटा भी सब कुछ देखकर चुपचाप वहाँ से निकल गया। जब कभी भी मैं उससे कहने जाती हूँ तो एक वाक्य में अपना पल्ला झाड़ लेता है और कहता है, माँ मैं सास बहू के मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं कहती हूँ मैं तो आपके लिए और अपने लिए खाना बना ही सकती हूँ। अरे मैं तो खाना नाश्ता सबके लिए बना दूँ, पर मुझे तो रसोई में जाने से मना कर दिया गया है।
मैं किसी भी चीज़ को क्यों हाथ नहीं लगा सकती? फिर भी आप मुझे ही दोषी ठहराते रहते हैं। मेरी ही गलती हर बार होती है क्या? श्याम प्रसाद जी बोले, अनुपमा, सब समय समय की बात है। क्या करूं, कुछ बोलकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता। यहाँ रहना है तो चुपचाप सब कुछ सहना ही होगा, वरना हमें अपने घर जाकर रहना होगा, जिसके लिए तुम तैयार नहीं होती हो। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? रिटायर पिता और पति एक असहाय पुरुष की भांति हो जाता है। अब ये तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा अनुपमा? अनुपमा जी खामोश हो गई, क्योंकि इस पर भी अगर वो कुछ कह देती तो दोषी वही हो जाती। फिर उस बात के लिए भी उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता। श्याम प्रसाद जी कुछ कह नहीं रहे थे, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बेटे बहू के पक्ष में थे, पर उनकी चुप्पी का मतलब बेटा बहू गलत निकाल रहे थे। उन्हें लगता था कि बाबूजी तो हमारे साथ हैं, तो वो लोग अपनी मर्जी से चाहे जैसे उन्हें उंगलियों पर नचा सकते हैं। पर श्याम प्रसाद जी सब समझ रहे थे, बस मुंह से कुछ बोलते नहीं थे। अनुपमा जी के आंसू देखकर श्याम प्रसाद जी से अब रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने उस दिन को याद किया जब एक बार बहू के बुरे बर्ताव पर श्याम प्रसाद जी ने टोका था और कहा था, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। जैसा अपनी माँ के साथ व्यवहार करती हो, वैसा ही अपनी सास के साथ व्यवहार करो, तो ये ससुराल नहीं घर जैसा लगेगा। बस इतनी सी बात पर बहू ने हंगामा कर दिया था और रो रो कर पूरा घर इकट्ठा कर लिया था। यहाँ तक कि पड़ोसी भी पूछने आ गए थे आखिर क्या बात है। अचानक से राधिका के चिल्लाने की आवाज़ पर श्याम प्रसाद जी पुरानी यादों से बाहर आए। वो बेमतलब बच्चों पर चिल्ला रही थी ये कहकर कि हाँ हाँ, तुम्हारे बाप ने यहाँ खजाना छुपा कर रखा है, तभी तो कुछ भिखारी भी यहीं आकर जम गए हैं। वो ऐसे ही पूरा दिन किसी न किसी बात पर चिल्लाती रही। किसी तरह से वो दिन बीता। बीती रात अनुपमा जी बिना खाए पिए सो गई थी। अगले दिन भी वो उदास उदास बैठी थी, लेकिन मजाल है कि बेटा बहू एक गिलास पानी भी पूछ ले। फिर दोपहर में जब श्याम प्रसाद जी सो रहे थे तो अचानक से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ पर उनकी नींद खुली तो देखा कि बहू और पोती जोर जोर से अनुपमा जी पर चिल्ला रही थी, माँ जी, आपको कितनी बार कहा है कि रसोई में पैर मत रखा कीजिए, पर आप हैं कि मानती ही नहीं है। एक बार में आपको बात समझ में नहीं आती है क्या? अनुपमा जी सहमी सी एक कोने में खड़ी कह रही थी, बहू, बहुत तेज प्यास लगी थी, इसीलिए आई थी मैं पानी लेने। मैंने रिया से भी कहा था कि मुझे पानी दे दो, पर इसने तो साफ साफ इनकार कर दिया था। राधिका बोली, हाँ तो मना नहीं करेगी तो क्या करेगी? ये क्या कोई आपकी नौकरानी है जो आपका कहा मानेगी? ये मेरी बेटी है, वो ये सिर्फ अपनी माँ का कहा मानेगी। और मेरी बेटी को प्यास लगी थी तो ये पहले पानी ले रही थी, तो आपका बीच में आना जरूरी था क्या? अनुपमा जी बोली, पर बहू, मैं तो इसे पानी दे भी रही थी, पर इसने कहा मैं आपके गंदे हाथों से पानी नहीं ले सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करती? मैं तो इतनी साफ सुथरी रहती हूँ, अच्छे से कपड़े भी पहनती हूँ, फिर ये मुझे गंदा क्यों कहती है? बहू, दादी हूँ मैं इसकी, ये मुझसे अच्छे से भी तो बात कर सकती है। ये मेरा बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती, हमेशा मेरा अपमान करती रहती है। बहू, तुम भी इसके सामने मेरा अपमान करती हो, तो फिर ये मेरा सम्मान करना कैसे सीखेगी? तुम्हें तो इसे सिखाना चाहिए कि वो अपने दादा दादी से अच्छे से बात करे, लेकिन जब तुम ही। कहते कहते वो रोने लगी, पर माँ बेटी दोनों राशन पानी लेकर उन पर चढ़ी हुई थी, मानो आज तो सारा हिसाब चुकता ही कर लेना है। राधिका बोली, बस कीजिए माँ जी, बहुत हो गया आपका। मुझसे लड़ते झगड़ते आपका मन नहीं भरा, जो अब आप मेरी बेटी को भी इसमें घसीटने लगी। और राधिका ने अनुपमा जी को धक्का देते हुए कहा, चलिए निकलिए मेरी रसोई से बाहर, दोबारा आप यहाँ मेरी रसोई में दिखाई मत दीजिएगा। बेचारी अनुपमा जी प्यासी आंखों में आंसू लिए श्याम प्रसाद जी को देखते देखते अपने कमरे की ओर जाने लगी, ये सोचते हुए कि क्या आज भी श्याम प्रसाद जी चुप रहेंगे, क्या आज भी वो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कहेंगे। इतने में उनका बेटा आलोक आ गया और बोलने लगा, माँ, छोटी छोटी बातों का बतंगर क्यों बना देती हो?
शांति से रहा नहीं जाता है क्या आपसे? अगल बगल वाले भी सुनते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि न जाने कहाँ से उठा लाए हैं ऐसे माँ बाप को। बहुत हुआ, बस कीजिए अपना ये सब ड्रामा। मैं तो परेशान हो गया हूँ रोज रोज आपके ये ड्रामे देखकर। आज अपनी पत्नी का इस तरह अपमान होते हुए देखकर श्याम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन में सोचने लगे, आखिर अनुपमा कब तक सहेगी? आखिर कब तक वो दूध के लिए हमेशा तरसती रहेगी? आज श्याम प्रसाद जी से रहा नहीं गया, वो चिल्लाकर बोले, बस तो तुम करो। आज तक मैं चुप रहा, सबका लिहाज करता रहा, पर आज तुम सबने अपनी सारी हदें पार कर दी है। सबके साथ तुमने भी अपनी माँ की इज्जत, उसके मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी। तुम भूल गए क्या कि इसी माँ ने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में रखा था। हर दर्द से तुम्हें बचाती रही, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करती रही। अरे खुद पसीने में लथपथ रहती थी, पर तुम्हें पंखा झलकर सुलाती थी। इतनी गर्मी में वो एक गिलास पानी के लिए इंतजार करे आखिर क्यों? आलोक इधर उधर देखा और बोला, बाबूजी कम से कम आप तो ये सब मत कीजिए। मैं सोचता था आप समझदार हैं, पर आप भी माँ के साथ रहते रहते गवारों जैसी बातें करने लगे हैं। अरे यहाँ रहना है तो ढंग से रहिए ना। श्याम प्रसाद जी बोले, बेटा जी, हम तुम्हारे घर अपनी खुशी से नहीं रहने आए थे। तुमने और बहू ने मीठी मीठी बातें करके हमें यहाँ बुलाया था। याद है ना तुमने क्या कहा था? माँ बाबूजी आपके लिए एक कमरा अलग से बनवा कर रखा है। आप लोग रहेंगे तो बच्चों को भी अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो आप दोनों हमारे साथ शहर में रहेंगे, बस कुछ मदद कर दीजिए। और मैं इतना मूर्ख कि तुरंत 10 लाख रुपए निकाल कर तुम्हें दे दिया। एक बार सोचा तक नहीं। बताओ ना कहाँ है वो हमारा अलग कमरा? राधिका गुस्से में लाल पीली होती हुई श्याम प्रसाद जी को देखने लगी। तो श्याम प्रसाद जी बोले, बहू तुम घर का सारा सामान, सब्जी लिस्ट और बिजली पानी, यहाँ तक कि मकान का बिल मुझे थमा कर कहती हो, बाबूजी आज एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाई, मैं आपको बाद में दे दूंगी, तब तक आप ये बिल भर दीजिए। बहू आज तक कितने पैसे तुमने मुझसे ले लिए? क्या कभी मैंने हिसाब मांगा? अगर पेंशन नहीं मिलती तो मैं कहाँ से सब खर्च करता? अरे मेरा तो बैंक बैलेंस घटता जा रहा है, पर तुम दोनों अपनी चालाकियों से अपना बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हो। आज तक कभी हम दोनों के लिए एक रूमाल भी नहीं लाए हो तुम लोग। बोलो आलोक, हमें खाने के साथ दूध देते हो, उसमें भी पानी मिलाते हो तुम, जबकि दूध मैं ही लेकर आता हूँ। और कल मेरी पत्नी को चाय बनाने के लिए 1 कप दूध तुमने नहीं लेने दिया। और आलोक तुम खड़े होकर ये तमाशा देखते रहे। आलोक कुछ कहता उससे पहले ही श्याम प्रसाद जी ने हाथ का इशारा किया और बोले, बस आज तुम लोग कुछ नहीं बोलोगे, आज मैं बोलूँगा और तुम लोग सुनोगे। मेरी पत्नी को भी यही शिकायत रहती थी कि मैं कुछ बोलता क्यों नहीं। अरे मैं तो रिश्तों को बचाने के लिए चुप रहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ना समझ हूँ। आलोक बोले, बाबूजी मेरी बात तो सुनिए। श्याम प्रसाद जी बोले, बस अब और नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी माँ का ही गला पकड़ता रहा, उसे ही चुप रहने के लिए कहता रहा, हमेशा तुम्हारा पक्ष लेकर उसे ही जिम्मेदार ठहराता रहा, पर इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। पति को अपने पक्ष में बोलते हुए सुनकर अनुपमा जी फपक कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं जी रहने दीजिए, मेरे लिए क्यों अपना मुंह खराब करते हैं। श्याम प्रसाद जी बोले, नहीं अनुपमा, बस अब और नहीं। मैं हमेशा इन लोगों का साथ देता था ये सोचकर कि चुप रहूंगा तो घर की शांति बनी रहेगी, पर ये लोग तुम्हारा अपमान पर अपमान किए जा रहे हैं। अब हम दोनों यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है ना बेटा? तुम लोग तो यही चाहते थे, तो हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, जो तुमने ज़बरदस्ती मेरी वसीयत बहू के नाम करवा ली थी, उसे भी मैं बदल कर अपनी पत्नी के नाम करूँगा, ताकि मेरे जाने के बाद ये किसी की मोहताज न रहे। आगे तुम लोगों का जुल्म उसे सहना ना पड़े। मेरी चुप्पी का बहुत गलत फ़ायदा उठाया तुम लोगों ने। अरे माँ बाप कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ना समझ हैं। आलोक ने पत्नी को इशारा किया और दोनों झट से श्याम प्रसाद जी का पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे और कहने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए पापा जी, हमने तो इतना सोचा भी नहीं था। अरे हम तो आपका सहारा बनना चाहते थे
और फिर हर घर में छोटी मोटी बातें तो होती ही रहती हैं। फिर आप इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? श्याम प्रसाद जी ने अपने बेटे बहू को खुद से अलग किया और बोले, सारी जिंदगी हर कठिन परिस्थितियों में तुम्हारी माँ मुझे सहारा देती रही। आज मैं तुम्हारे रहमो करम पर इसे छोड़ दूं। बुढ़ापे में यही मेरा सहारा बनेगी, ये तो मुझे पता था, पर याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका खेवैया भगवान होता है। और फिर अभी तो इसका पति जिंदा है। चलो अनुपमा, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। इतना कहकर श्याम प्रसाद जी अनुपमा जी के साथ अपने कमरे में गए और अपना सामान समेटकर उनका हाथ पकड़कर गर्व के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए गांव के लिए निकल गए। 2-4 दिन बाद ही आलोक अब पहले अकेला आया। माँ बाप को मनाने की कोशिश की। जब वो नहीं माने तो कुछ दिन बाद पूरे परिवार को लेकर आया और रोने धोने लगा कि हमसे भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। पर इस बार श्याम प्रसाद जी अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी और सब कुछ अपनी पत्नी अनुपमा के नाम कर दिया। वही अनुपमा जी ने अपने बेटे बहू पोते पोती सबसे मुंह फेर लिया, ये कहकर कि हमारे मरने के उपरांत भी तुम लोग यहाँ मत आना, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो अब तुम्हारा नहीं होगा। भले ही हम इसे अनाथ बच्चों को या वृद्ध लोगों को दे दें, पर तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे। इतना कहकर अनुपमा जी ने अपने घर का दरवाज़ा अपने बच्चों के लिए सदा के लिए बंद कर लिया। जब अनुपमा जी अपने बच्चों से ये सब कह रही थी तो श्याम प्रसाद जी उन्हें बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। अनुपमा जी चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। तभी श्याम प्रसाद जी ने उनसे कहा, अनुपमा, क्या तुम सच में अपने बच्चों को उनकी जायदाद से बेदखल कर दोगी? हाँ, हमारे बच्चों को हमारी और हमारी जायदाद की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया है ऐसा करने पर, वरना मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ। श्याम प्रसाद जी ने अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए कहा, अनुपमा, मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ, हमारे बच्चे सब तुम्हारा अपमान करते रहे, लेकिन मैं चुपचाप देखता रहा और कुछ नहीं बोला। जो कदम मैंने अब उठाया है, अगर यही कदम मैंने पहले उठा लिया होता तो इस तरह तुम्हारा अपमान नहीं होता। सही कहते हैं लोग, जब एक औरत का पति उसका साथ देता है तो किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि कोई उसकी पत्नी का अपमान कर सके। जब उसका पति ही उसका साथ नहीं देगा तो सबके सब उसका अपमान तो करेंगे ही। ये मैंने जान लिया है। अनुपमा, अब मैं तुम्हारा अपमान कभी नहीं होने दूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। अब तुम्हें दूध दही के लिए किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, ना ही किसी को जवाब देना पड़ेगा। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।